देश की इकोनॉमी का टेम्परेचर चेक करना है तो चलिए समझते हैं इंडिया के इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के की फैक्टर्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं दीपाली खरे और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है भारत में आर्थिक परिवर्तन, पर्यावरण, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो भारत में आर्थिक पर्यावरण कैसे आया, किस पॉलिसीज के द्वारा है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आर्थिक सुधार, अगर हम इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट की बात करें तो ये 3 पॉलिसीज आई थी हमारी 1991 की। ये पॉलिसीज हैं 1951 की। सबसे पहले है उदारीकरण, दूसरा है निजीकरण और तीसरा है वैश्वीकरण। ठीक है, उदारीकरण को हम लिबरलाइजेशन के फॉर्म पे जानते हैं, निजीकरण प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीनों पॉलिसीज जो आई थी उसमें भारत में आर्थिक क्षेत्रों में या क्या सुधार आया उसके बारे में हम जानेंगे, और ये सारी तीनों पॉलिसीज किस बारे में बता रही है हमें उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो सबसे पहले जो हमारा वो है, टॉपिक का नेम है भारत में आर्थिक पर्यावरण। तो आर्थिक सुधारों का मुख्य रखते हुए भारत सरकार में कई आर्थिक नीति। अब इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमने अपनाई थी 1991 की, जो इंपॉर्टेंट ईयर है यहाँ हम नोट करेंगे 1991 का है, की घोषणा की। इसका उद्देश्य था कि भारत आर्थिक संकट में उभर के शीघ्र आर्थिक वृद्धि की ओर बढ़े। अब ये हमने पॉलिसी क्यों अपनाई कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव या मोटिव था कि भारत जो कि कई संकटों से गिरा था, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे तो हमने अपनी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स बनाए, आर्थिक हमने तंगी देखी, गरीबी देखी, बहुत सारी चीजें देखी, और तब हमारे रूल्स रेगुलेशंस फॉर्म हो रहे थे। तो उसी के लिए हमने कि जल्दी से हम आर्थिक वृद्धि करें, उसके लिए हम ये 1991 की पॉलिसी लेके आए जिसमें हमें वृद्धि की ओर बढ़ना था। क्योंकि पहले अगर हम पुराना दौर में देखें, उससे पहले 1991 में सार्वजनिक क्षेत्र ही हुआ करते थे लगभग, या मोस्टली जो पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स ही थे। तो अब इस पॉलिसीज के थ्रू हम 3 नीतियां लेके आए थे। तो नए औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य लाइसेंस प्रणाली के बंधन से, अब लाइसेंस लगते थे, किसी को भी इंडस्ट्री ओपन करनी है तो उसमें लाइसेंस की अनिवार्यता थी। ठीक है, तो उस प्रणाली के बंधन से मतलब वो जो एक रोकथाम थी उसको हटाना, उनसे मुक्त कराना। उदारीकरण, सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका को कम करना था, कि जितने भी पब्लिक सेक्टर्स थे उसको कम करके प्राइवेटाइजेशन बढ़ाया था, निजीकरण, जिसमें प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा देने की बात की गई थी, और इसमें जो पब्लिक सेक्टर्स की भूमिका थी उनको कम करना था। ठीक है, उनको मतलब मिनिमम जितने थे 7 से 3 कर दिए गए थे। ठीक है, तो जो सार्वजनिक सेक्टर थे कई कई वो भी हमने निजीकरण के उसमें इंक्लूड किए, तो जिसको हम निजीकरण बोल रहे हैं। तथा भारत के औद्योगिक विकास से विदेशी निजी क्षेत्र की भागीदारों को प्रोत्साहन करना, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉलिसीज आ रही है, जिसको हम उदारीकरण बोल रहे हैं, लिबरलाइजेशन, फिर है हमारा निजीकरण जिसको हम प्राइवेटाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन, भारत की अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से मिलाना, जोड़ के देखना, साथ में चलना, मतलब क्षेत्र अपना जो व्यवसाय का भारत एक बाउंड्री कंट्री से ना सीमित रख के दूसरे देशों तक भी फैला रहा था, उसको हम ग्लोबलाइजेशन बोल रहे थे। ठीक है, तो ये 3 पॉलिसी एक आर्थिक मेजर उसमें आई पॉलिसी में 1991 की पॉलिसीज के रूप में हम जानते हैं। तो अब सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे उदारीकरण की, जो है लिबरलाइजेशन। तो आर्थिक सुधारों का लक्ष्य भारतीय व्यवस्था एवं उद्योग को अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रबंधन, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले जितने भी सेक्टर्स थे वो गवर्नमेंट सेक्टर थे, क्या थे, सार्वजनिक क्षेत्र थे, तो उनकी अधिकता को हमें कम करना था। जैसे 7 थे तो 7 से मिनिमम 3 कर दिए गए थे कि सार्वजनिक क्षेत्र होंगे, बाकी निजीकरण के अंदर आएंगे। तो लाइसेंस, जो एक कंपलसरी लाइसेंस लगता था, उसकी अधिकता को, उसके रोकथाम को कम करना था। ठीक है, प्रतिबंधों से इसको मुक्त कराना था। यह लाइसेंस परमिट राज की समाप्ति का संकेत था। ठीक है, परमिट राज मतलब परमिट जो होती थी, लाइसेंस के द्वारा क्या ग्रांट मिलता था कि वो अपना कोई भी उद्योग या बिजनेस स्टार्ट करें, तो वो कम करना था। ठीक है, लाइसेंस की जो सीमा थी वो खत्म करना था। भारतीय उद्योग में निम्न उदारीकरण के संबंध में है। तो अब क्या उदारीकरण के संबंध में, चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे थोड़े से उद्योगों को छोड़कर
अधिकांश में लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करना, मतलब किसमें लाइसेंस की आवश्यकता थी? जो पब्लिक सेक्टर थे, सार्वजनिक क्षेत्र थे, उसमें लाइसेंस की आवश्यकता होती थी। बाकी को छोड़ के बिना लाइसेंस के भी आप व्यवसाय कर सकते थे। निजीकरण, ये लिबरलाइजेशन, उदारीकरण का यही उद्देश्य था। दूसरा है व्यवसायिक कार्यों के पैमानों के संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता। तो जो भी बिजनेस एक्टिविटीज थी या जो भी उसके वर्क थे, उसमें क्या है, सार्वजनिक में क्या था, पहले आपको रूल्स रेगुलेशन, परमिट, आदेश वगैरह लगते थे। तो वो जो रोकथाम थी उसको खत्म करके हमें जो पर्सनल हम लिबर्टी या पर्सनल जो कार्य थे हमारे, उसमें जो हम हमारा इन्वॉल्वमेंट था वो हम अपनी मर्जी से कर सके, स्वेच्छा से कर सके, उसमें निर्णय लेने की, डिसीजन लेने की स्वतंत्रता थी। तीसरा है वस्तुओं एवं सेवाओं के स्थानांतरण में प्रतिबंध को हटा देना। एक्साइज और इंपोर्ट ड्यूटी जो भी थी, जो भी उससे रिलेटेड प्रतिबंध थे, जो भी प्रोहिबिशंस थे, उसके जो भी रेगुलेशंस थे, या जो भी बाउंड्रीज थी, बाउंडेशंस आ रहे थे कि एक देश से दूसरा माल आ रहा है, यहाँ से बन के दूसरे देश जा रहा है, उसकी रोकथाम को हटा देना, वो जो कंपलसरी प्रतिबंध था उसको हटा देना। चौथा है हमारा वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों के निर्धारण की स्वतंत्रता। प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम तय कर सकते थे, ठीक है, जो इसके अंदर था लिबरलाइजेशन के अंदर, उदारीकरण के अंदर, कि हम अगर बना रहे कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी अपनी इंडस्ट्री में सेवाएं दे रहे हैं तो उसका प्राइस हम तय कर सकते हैं, वो स्वतंत्रता। कर की दरों में कमी तथा अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक नियंत्रणों में को उठा लेना, ठीक है, जो टैक्स स्ट्रक्चर था, टैक्स की दरों में कमी आ जाए, ठीक है, अगर प्रोडक्ट सस्ता हो रहा है उसमें कई सारे टैक्स देने पड़ते थे, तो अब उसमें कमी आ जाए, और जो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था थी, उसमें जो फालतू के प्रोहिबिशंस थे, ठीक है, उनको हटाने की भी स्वतंत्रता इसमें रखी गई। आयात एवं निर्यात की प्रक्रिया का सरलीकरण, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हमारा इजी हो गया, क्योंकि हमें बहुत सारे डिसीजंस मिल गए थे लेने के लिए, जैसे मूल्यों का निर्धारण कर रहे थे हम, अर्थव्यवस्था में सुधार कर रहे थे, तो इससे एक्साइज इंपोर्ट ड्यूटी भी सुधर रही थी। यहाँ पे भी वस्तुओं और सेवाओं के हस्तांतरण, ट्रांसफर जो हम कर रहे थे एक जगह से दूसरे, तो कई तरह के टैक्स लग जाते थे, तो उसकी भी जो प्रतिबंध था वो हमने हटा दिया था। सातवां है भारत में विदेशी पूंजी तथा प्रौद्योगिकी आकर्षित करने की सरल बनाना। तो जो एफडीआई थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, और जो टेक्नोलॉजी थी उसकी भी सरलता हो जाएगी अगर हमने बहुत सारे क्षेत्रों में, सार्वजनिक क्षेत्र को, इसका मुख्य उद्देश्य था, हमने सार्वजनिक जो क्षेत्र थे बहुत कम कर दिए थे, 7 से घटा के 3 कर दिए थे, बाकी निजीकरण के अंदर आ रहे थे। तो इस तरह से हमने उदारीकरण में ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस देखे। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब है निजीकरण, अभी हमने उदारीकरण, अब प्राइवेटाइजेशन। तो नए आर्थिक सुधारों को का लक्ष्य राष्ट्र के निर्माण को प्रक्रिया में निजी क्षेत्र की भूमिका में बढ़ोतरी करना तथा सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करना था। अब यहाँ हमारा इसका क्या, प्राइवेटाइजेशन का मुख्य उद्देश्य था, जो प्राइवेट सेक्टर्स थे उसकी अधिकता को बढ़ाना था, वो मैक्सिमम करना था नंबर्स में, और सबसे कम करना था सार्वजनिक, पब्लिक जो क्षेत्र थे हमारे, जैसे 7 से बढ़ के 3 हो गए थे, मतलब अधिकांश क्या है, लाइसेंस से उसको जरूरी था सार्वजनिक क्षेत्रों को, बाकी निजीकरण के क्षेत्रों को लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। विनिवेश का अर्थ है निजी क्षेत्र में के उद्यम को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना। अब हम अगर जो री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो निजी क्षेत्र के उद्यम को, मतलब एक प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर हम बोल सकें, उसको हस्तांतरित करना, मतलब अगर कोई होल्डिंग है या सब्सिडरी है तो वो हम उसको प्राइवेट, गवर्नमेंट का कोई सब्सिडरी है तो उसको भी हम प्राइवेट कर सकते हैं, ठीक है, तो निजी को निजी हम बोल सकें, तो वो स्वतंत्रता भी इसके अंतर्गत आई। इसके परिणाम स्वरूप निजी उद्योग में सरकार की हिस्सेदारी कम हो जाएगी। अगर हम निजी क्षेत्र को, सरकारी क्षेत्र को भी निजी कर रहे हैं तो उसमें प्रतिबंध हट जाएगा, सरकार का जो बहुत सारे नियम कानून और प्रतिबंध होते थे वो कम कर दिए गए थे। यदि यह हिस्सेदारी 51% से अधिक है तो उसके कारण उद्यम का स्वामित्व एवं प्रबंध निजी क्षेत्र का हस्तांतरण हो जाएगा। अब हम गवर्नमेंट कंपनीज किसको बोलते हैं, जिसमें अंश जो है, अंश पूंजी जो है 51% ऑफ द शेयर किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के या पार्शली है, तो वो गवर्नमेंट कंपनीज थी। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि यदि ये हिस्सेदारी 51% से अधिक है तो इसके कारण उद्यम का स्वामित्व, जो ओनरशिप और मैनेजमेंट थी, निजी क्षेत्र को हस्तांतरित हो जाएगी। 51% से ज्यादा है तो वो गवर्नमेंट कंपनीज हो रही है, अगर उससे कम है तो उसका ओनरशिप और जो मैनेजमेंट है वो प्राइवेटाइज हम कर सकते हैं। अगर 51%, 51% से कम है तो हम उसको हस्तांतरित कर सकते हैं, निजी में अधिक है तो वो एक सार्वजनिक कंपनी या क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा। अब है यहाँ वैश्वीकरण, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एकजुट हो जाना, जिसमें
एक सम्मिलित वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय होगा। ठीक है, अब क्या है, कई देश की अपनी एक सीमा तक न लिमिटेड होके हम अन्य देशों में भी अपना व्यवसाय फैला रहे हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था के साथ अगर हम दूसरों देशों की अर्थव्यवस्था को भी मिला रहे हैं तो उससे क्या है, व्यवसाय का उदय होता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी भी मजबूत होती है क्योंकि गुड्स सर्विसेज एक सीमा तक ना होके दूसरे देशों तक भी जाते हैं, लोग उसका भी वहां पे फायदा उठाते हैं। व्यापार के उदारीकरण को लक्ष्य में रखकर किए गए नए आर्थिक सुधारों का ध्येय आयात को उदार बनाना, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना था, कर ढांचों को युक्ति संगत बनाकर, मतलब जो टैक्स स्ट्रक्चर था उसको हम युक्ति संगत बना रहे हैं, इकट्ठा करके या कई सारी ड्यूटीज घटाकर निर्यात में वृद्धि करना। ठीक है, इंपोर्ट में भी वृद्धि कर रहे हैं, एक्सपोर्ट में भी वृद्धि कर रहे हैं, एवं विदेशी विनिमय के संबंध में सुधार करना था। जो योजनाएं थी विदेशी, जो फॉरेन कंपनीज भारत में इन्वेस्ट करना चाहती थी, उनके लिए भी हमने द्वार खोले थे ग्लोबलाइजेशन के तहत, जिससे कि देश शेष विश्व से अलग थलग ना पड़ रहे। हम क्या है, अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो हम अपनी देश की अर्थव्यवस्था को भी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ के गुड्स प्रोडक्ट सर्विसेज उन लोगों तक भी पहुंचा रहे हैं जिसमें हम पिछड़े ना रह जाए, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज के रूप में है। भारत क्या है, एक डेवलपिंग कंट्रीज है। तो अगर हमको कदम से कदम मिला के चलना है तो हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना होगा। वैश्वीकरण से विश्व अर्थव्यवस्था के विभिन्न देशों में पारस्परिक लेन देन तथा एक दूसरे पर निर्भरता में वृद्धि होगी। तो ग्लोबलाइजेशन क्या कर रहा है कि विश्व वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है और जितने भी डिफरेंट डेवलपिंग या डेवलप्ड देश हैं आपस में इकट्ठे होंगे और एक दूसरे पर निर्भरता में वृद्धि होगी। निर्भरता में मतलब जो प्रोडक्ट यहाँ नहीं मिल रहा है इंडिया में तो हम इंपोर्ट करवा लेते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है। तो इस तरीके से हम एक स्ट्रॉन्ग मजबूत अर्थव्यवस्था बना सकते हैं, उसी का नाम हम ग्लोबलाइजेशन को दे रहे हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण भारत में रुपयों के रोकथाम को लेकर थे कि कई तरह के नोट बंद कर दिए गए थे और नई मुद्रा का चलन हुआ था। कब हुआ था? ये 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार के द्वारा विमुद्रीकरण, जिसको हम डिमोनेटाइजेशन बोलते हैं, वो लाया गया था। चलिए देखते हैं तो क्या है विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन। भारत सरकार ने 8 नवंबर, डेट इंपॉर्टेंटली नोट कर लेंगे कि कब हुआ था। ये 2016 की पॉलिसी है, वो 91 की 3 पॉलिसीज थी, ये 2016 की है। को दो सार्वधिक मूल्य वर्ग, मतलब सार्वधिक मतलब दो नोटों के प्रकार, जैसे जिसमें 500 तथा 1000 के नोट तत्काल प्रभाव से विमुद्रित किए कर दिए गए थे। मतलब इनका जो रोक दिए गए थे, चलन था, वो रोक दिया गया था। ये अब वैलिड नहीं होंगे एज अ मनी। ठीक है, मुद्रा के रूप में इसका चलन नहीं होगा। अर्थात कुछ विशिष्ट सेवाओं जैसे उपयोगिता बिलों का भुगतान को छोड़कर इन नोटों की विधि मान्यता समाप्त कर दी गई। कोई भी जैसे नेसेसरी सर्विसेज थी उसको छोड़ के, जैसे कोई इमरजेंसी में, मेडिकल इमरजेंसी, उसको छोड़ के ये क्या था, इन नोटों की विधि कुछ समय तक थी, वो भी इमरजेंसी जो पीरियड दिया गया था वो भी कुछ समय तक दिया गया था। ये मान्य नहीं होंगे, देश में चलेंगे नहीं। मतलब क्या है, जो सरकार का मुख्य यही था कि लोगों से उनकी एक तो वो सोर्स ऑफ इनकम पता कर लेंगे, इनकम कितनी है वो पता, क्योंकि कई सारे बिजनेसमैन, कई सारे लोग टैक्स की भरपाई नहीं करते थे। तो उसका मेन कारण ये भी था कि 500 और 1000 की मुद्रा का चलन बंद करके नई मुद्रा का चलन स्थापित किया गया था। ठीक है, इससे 86% चलन मुद्रा अवैध हो गई। अब क्या है, क्योंकि ज्यादातर ट्रांजेक्शन्स किससे होते थे, 500 से और 1000 से ही होते थे। ठीक है, तो ये जितनी भी अगर ये बंद हुए नोट, तो 86% ऑफ द जो हमारी मुद्रा थी वो अवैध हो गई, मतलब इनवैलिड घोषित हो गई। भारत के लोगों को अवैध मुद्रा बैंकों में जमा करानी पड़ी तथा साथ ही नगद निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कैश आप ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकते, और जो पुरानी मुद्रा को आपको एक्सचेंज कराना था बैंकों में, कौन से नोट, 5000 और 1000 के, उसके बदले में आपको नए नोट लेने थे जो भारत सरकार ने चलाए थे उस दौरान। और इससे क्या हुआ, नगद निकासी, कैश ट्रांजेक्शन्स भी, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया गया था। जो टैक्स नहीं देते थे या सोर्स ऑफ इनकम या इनकम दर्शाने की कितनी, किस व्यक्ति के पास कितनी आय है, उसके लिए डिमोनेटाइजेशन को मुख्य उद्देश्य के रूप में लिया था। और कैश ट्रांजेक्शन्स कम कर दिए गए थे, क्योंकि कैश में करप्शन मनी या ब्लैक मनी को बहुत बढ़ावा मिल रहा था। यही कारण था, इसमें प्रतिबंध लगाया गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब विमुद्रीकरण के क्या ऑब्जेक्ट्स थे तो वो देख लेते हैं। भ्रष्टाचार को रोकना, ठीक है, करप्शन में रोकथाम, ठीक है, मेन था कि जो करप्शन है हमारा, करप्शन मतलब ब्राइबरी वगैरह आप जो दे रहे हो उसमें रोकथाम, क्योंकि वो ज्यादातर नकदी फॉर्म में जाता था, तो उसमें उसको बंद करना था। फिर है
आतंकी गतिविधियों हेतु प्रयुक्त होने वाले उच्च मूल्य के नकली नोटों को रोकना तथा अब नकली नोट, क्योंकि कई तरह से वैलिड मुद्रा आरबीआई छापता है, जो भारत में मुद्रा है उसका सोर्स क्या है, आरबीआई नोट छापता है, सिक्के इशू करता है, कॉइन्स इशू करता है, लेकिन कई सारे इलीगल एक्टिविटीज होती है जैसे आतंकी गतिविधियां, उसमें क्या है नकली नोट भी छापे जाते हैं, तो उसको भी रोकथाम करना था, उसको भी बंद करना था, तथा विशेष रूप से काले धन का, ब्लैक मनी का जो संचालन था उसको रोकना, जो उस आय द्वारा बनाया गया हो जो कर अधिकारियों के समक्ष घोषित नहीं की गई। ठीक है, ब्लैक मनी का आप पता नहीं लगा सकते टैक्स में, तो उसी कारण इस जो ये जो आय थी, ये जो इनकम थी, उसको हमें रोकना था, और जो कर अधिकारी जो इनकम टैक्स थे जो उसके समक्ष घोषित नहीं गई, मतलब इनकम टैक्स में आपने इनकम रिटर्न में उसको दर्शाया नहीं है, ऐसी इलीगल एक्टिविटीज को रोकने का उद्देश्य था विमुद्रीकरण का। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसकी कुछ विशेषताएं थी, तो चलिए देखते हैं। विमुद्रीकरण को कर प्रशासन उपयोग के रूप में देखा गया। ठीक है, कर मतलब टैक्स मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, इससे हमने टैक्स, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस थी, बिजनेस क्लासेस थी, कई क्लासेस थी, वो कैश में ट्रांजेक्शन, नकदी में ट्रांजेक्शन करते थे, लेकिन टैक्स नहीं भरते थे, बिल नहीं देते थे कस्टमर्स को, तो इससे क्या है देश की इकोनॉमी में भी प्रभाव पड़ रहा था। ठीक है, तो घोषित आय से उत्पन्न रोकड़ धारित को नए नोटों के बदले तुरंत बैंकों में जमा करा दिया जाए। तो क्या बोला गया है विमुद्रीकरण के द्वारा कि जो भी आपकी घोषित आय है उससे जो आपका उत्पन्न रोकड़ है, मतलब पैसा है, वो बैंकों में आप तत्काल रूप से जमा करवाएं, नए नोटों को, पुरानी मुद्रा एक्सचेंज करें और नए नोटों को लागू किया गया था। परंतु कालाधन रखने वालों को अपनी गैर अभिलेखित संपत्ति की घोषणा करनी पड़ी तथा जुर्माने की दर से भुगतान करना पड़ा। अब इसमें जो नॉन टैक्स पेयर्स थे, मतलब जो टैक्स नहीं दे रहे थे, तो उनके पास कहां से वो धन आया, ब्लैक मनी या गैर अभिलेखित संपत्ति, मतलब वो संपत्ति जो उन्होंने लीगली तौर से प्राप्त नहीं की है, उसकी घोषणा करनी पड़ी। जब ऑडिट होता है या जब भी हम टैक्स भरते, टैक्स रिटर्न भरते, उसमें हमको अपनी सारे एसेट्स भी दिखाने पड़ते हैं, तो जो भी आपके नॉन लाइबल एसेट्स थे उसकी घोषणा करनी पड़ी, उसके लिए जो भी जुर्माना था वो भरना पड़ा, ये भी इसकी विशेषता थी। सेकंड देखते हैं, विमुद्रीकरण की व्याख्या सरकार द्वारा किए गए उस उपाय के रूप में भी की जा सकती है जो यह संकेत करता है कि कर आप अपवचन को लेते समय तक सहन अथवा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो इसकी हम व्याख्या करेंगे, तो गवर्नमेंट ने बताया कि ये उस उपाय की, उस टेक्निक या उस उपाय के रूप में की जा सकती है। ये संकेत करता है कि कर अपवचन मतलब आपको टैक्स पे करना, अगर आपके ऊपर टैक्स लायबल है तो आपको टैक्स पे करना ही है, को लेते समय सहन अथवा अस्वीकार नहीं किया जाएगा, मतलब आप किसी भी तरह की टैक्स लाइबिलिटी से नहीं बच सकते, उसके लिए आपको क्षमा नहीं किया जाएगा। तो टैक्स पेयर को लीगल मनी दिखा सकें, ऑनलाइन दिखा सकें, और कई सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी तब, जैसे जी पे, ये सारे का भी चलन उस दौरान डिमोनेटाइजेशन के दौरान बहुत बढ़ा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तीसरा है, विमुद्रीकरण से बचतों को भी औपचारिक वित्तीय तंत्र में दिशा मिली। ठीक है, तो जो सेविंग्स थी वो भी हम क्या है वित्तीय फाइनेंशियल उसमें इंक्लूड कर सकते थे स्ट्रक्चर में। यद्यपि बैंकिंग तंत्र में जमा किया गया अधिकांश रोकड़ निकाल लिया जाना था, परंतु बैंकों द्वारा कुछ नई जमा योजनाएं प्रस्तुत की गई जिसमें कम ब्याज दरों पर आधार ऋण उपलब्ध कराना जारी। अब कम रेट्स में, कम लोन रेट्स में आपको बैंकों द्वारा ये सॉल्यूशन मिला कि जो औपचारिक वित्तीय तंत्र में दिया गया था कि बैंकिंग तंत्र में जमा किया गया अधिकांश रोकड़ जो पैसा था, अगर आपने निकाल लिया, लेकिन फिर भी बैंकों द्वारा कुछ नई योजनाएं, मतलब कुछ नए प्लान्स लेके आ रहा है जिसमें आपको सस्ते रेट पे लोन्स या टैक्स दरें मिल रही थी। चौथा है, कम रोकड़ अर्थव्यवस्था का निर्माण विमुद्रीकरण की एक अन्य विशेषता है। ठीक है, तो कम से कम हमारे पास कैश नकदी रहे, ये भी एक विशेषता थी रोकड़ अर्थव्यवस्था, मतलब कैश की अर्थव्यवस्था को रोकना, क्योंकि करप्शन, ब्राइबरी, ब्लैक मार्केटिंग उसी से, कैश से ही हो रहा था। तो हमने क्या किया, ऑनलाइन कर लिया, सरकार ने सारी इनकम्स जो थी, बैंक स्टेटमेंट सब ऑनलाइन करवा दिया, क्योंकि जब एक आम इंसान ने, भारतीय नागरिक ने जाके बैंकों में पैसा जमा किया तो उसकी इनकम भी, टोटल ओवर इनकम कितनी है एक व्यक्ति के पास, उसका भी पता लगाया जा सकता था। तो रोकड़ अर्थव्यवस्था का भी निर्माण किया जिसकी ये विशेषता थी। तो ये था हमारा डिमोनेटाइजेशन। तो दोस्तों, इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, ये किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट की पल्स होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।